प्रीवियस क्लास के अंदर हेलो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको क्यूबरनेटिस सेटअप करना बताया था। आज मैं आपको एक लाइव सर्वर प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। और इस लाइव सर्वर पर हमें काम करना है। तो लाइव सर्वर का जो हमने परचेस किया है, मैंने परचेस किया है, वो कहां से परचेस किया है? मैंने कॉन्टेबो से, ठीक है। तो आप चाहे तो आप अपना खुद का भी सर्वर बाय कर सकते हैं। आपको जाना है क्लाउड वीपीएस में और एक एंट्री लेवल का सर्वर आप बाय कर सकते हो, ठीक है। 4.28 यूरो पर मंथ, 5 यूरो पर मंथ पे करके आप एक वीपीएस एक्सेस ले सकते हैं। 5 यूरो मतलब लगभग 500 रुपए महीने के हिसाब से। तो मैंने एक महीने के लिए एक सर्वर बाय कर रखा है। कहां से? कॉन्टेबो से। और मैंने कौन सा सर्वर बाय कर रखा है? डेडिकेटेड के वीपीएस, ठीक है। तो ये वाले क्रेडेंशियल आपको यूज करने हैं। जो ट्रेनिंग वाले बच्चे हैं वो मेरे इस अकाउंट को यूज कर सकते हैं और सारा काम देख देख के आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो आप चले जाना लॉगिन के अंदर और आप अपना लॉगिन की जगह यूजर नेम डाल देना, पासवर्ड की जगह पासवर्ड डालना है। और सबसे पहला काम आपको ये करना है, सबसे पहला काम तो आप सिस्टम में आपको क्या करना है? लॉगिन करना है। दूसरा काम आपको सर्वर को फॉर्मेट करना है। भाई सर्वर को फॉर्मेट हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सर्वर लर्निंग सर्वर है ना, सीखने वाला सर्वर है। ये कोई प्रोडक्शन वाला सर्वर नहीं है कि इसको फॉर्मेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो आपको सर्वर को फॉर्मेट करना है और ये जो फॉर्मेट करेंगे सभी बच्चे ग्रुप में मेंशन करेंगे कि मैं फॉर्मेट कर रहा हूं और अभी से 15 मिनट बाद, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको सर्वर को फॉर्मेट जब आप करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन करेंगे कि मैं ये असाइनमेंट कर रहा हूं। तो अभी 20 मिनट कम से कम कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा स्टूडेंट इस सर्वर पे काम नहीं करे। हो सकता है सभी मिलके एक ही समय में सभी फॉर्मेट करने लग जाओगे तो भाई वो कोई काम ही नहीं कर पाएगा प्रॉपर। तो सब व्हाट्सएप पर मेंशन कर दोगे कि भाई अभी अभी से लेके आने वाले 30-40 मिनट मैं इस पे काम करूंगा, तो कोई भी काम मत करना। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज देखना है और उस हिसाब से ही सर्वर पे काम करना है अपने को। तो मैं यहाँ पर गया योर सर्विसेज में यहाँ पर मैनेज कंट्रोल पैनल, समझ में आ रहा है? कंट्रोल पैनल। और यहां से आप देखना री इंस्टॉल वाला एक सेक्शन मिलेगा। कौन सा मिलेगा? री इंस्टॉल। तो री इंस्टॉल को बोलते हैं फॉर्मेट। सर्वर फॉर्मेट करना मतलब री इंस्टॉल करना, ठीक है। तो री इंस्टॉल वाला सेक्शन मिलेगा, यहां पर आपको री इंस्टॉल करना है। और आपको हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? क्लाउड वीपीएस। वीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो मैं आपको एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर दे रहा हूं और वो जो सर्वर मिलेगा उसमें डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कौन सा चाहिए तो वो आप यहां से डिसाइड कर लो कि भाई मेरे को उबंटू चाहिए, ठीक है। मेरे को उबंटू चाहिए और आप एक पासवर्ड यहां से जनरेट करवा लो, ठीक है ना। यहां से पासवर्ड आप जनरेट करवा लो। ये मैंने एक पासवर्ड जनरेट करवाया, कॉपी कर लिया। इस पासवर्ड को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा पर्टिकुलर क्या हो गया? पासवर्ड हो गया। और कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल मत करना, क्योंकि हर चीज मैं आपको कैसे सेटअप करके बताऊंगा भाई, जीरो से, है ना। पूरा सॉफ्टवेयर जीरो से हम सेटअप करेंगे। ये जैसे ही इसको फॉर्मेट करूंगा मैं, तुरंत जाना है सीएमडी पर, जाना है और पिंग कमांड चलानी है। पिंग स्पेस आपके सर्वर का आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस मेरा ये रहा 173 और लास्ट में -3 करना है और इंटर करना है, ठीक है। अब ये देखना पिंगिंग लिखा हुआ आ रहा है। अब ये टाइम आउट हो गया। क्यों टाइम आउट हो गया? क्योंकि सर्वर इस दौरान क्या हो रहा है? रीस्टार्ट हो रहा है, फॉर्मेट हो रहा है। तो सर्वर काम करना इस दौरान, जिस समय सर्वर फॉर्मेट हो रहा है उस समय सर्वर काम करना बंद कर देता है। उस समय वो रिप्लाई देना बंद कर देता है। तो इस बात का ये प्रूफ हो रहा है कि जैसे ही आप सर्वर की फॉर्मेट चलाओगे और पिंग करोगे तो रिप्लाई आना बंद हो जाएगा। और जैसे ही सर्वर का पूरा ओएस इंस्टॉल हो जाएगा, तो इस प्रोसेस में लगभग 2-3 मिनट लगते हैं। तो जैसे ही ये रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है अभी, ये देखो आ गया। अब रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाए जिस लाइन पर, तो समझ लेना ओएस इंस्टॉल हो चुका है। तो
ओएस इंस्टॉल होने में लगभग 10-15 सेकंड का टाइम लगता है। आप ये देखिए यहाँ पर 10-15 सेकंड लगे होंगे इसको, और 11वें सेकंड से आपका सर्वर काम करने लग गया, रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, कंट्रोल सी किया मैंने। कंट्रोल सी से हम टर्मिनल को क्या कर सकते हैं, क्लोज। सी मतलब क्लोज। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल सी किया तो मैं अपने टर्मिनल से बाहर आ गया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, CLS किया मैंने। अब मैं सर्वर के अंदर लॉगिन करूंगा। तो भाई लॉगिन करने के लिए उधर तो हम WSL यूज कर रहे थे, इधर हमें क्या यूज करना है, रियल सर्वर पे लॉगिन करने के लिए SSH यूज करना है। ठीक है, SSH क्या है, SSH इज अ लाइनेक्स कमांड बाय विच आई कैन कनेक्ट विद अ रिमोट सर्वर। ठीक है ना, इसमें इसमें लाइनेक्स की कमांड्स जब मैंने आपको सिखाई थी भाई, पहले नंबर पे ही कौन सी कमांड दे रखी थी मैंने, सबसे पहली कमांड जो आपको लाइनेक्स में सीखनी चाहिए वो SSH। SSH वो कमांड है जिसके थ्रू आप यहाँ बैठे हुए रिमोट सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। सो SSH यूजर नेम @IP एड्रेस। भाई फॉर्मूला, SSH का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने दे रखा है। SSH का फॉर्मूला यहाँ पर हमने दे रखा है, SSH यूजर नेम @IP एड्रेस। समझ में आ रहा है। सो यूजर नेम @IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या है वो ले लो आप। भाई ये रहा IP एड्रेस मेरा, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, इसको कॉपी किया पेस्ट किया। SSH यूजर नेम @IP एड्रेस। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यस, ये मेरे से क्या पूछ रहा है अब, पासवर्ड। पासवर्ड भाई कॉपी कर लेना आप, पेस्ट किया, पासवर्ड एक बार वो पेस्ट कर देना, कॉपी किया, है ना, 2-3 बार थोड़ा ट्राई करोगे हो जाएगा। हो गया। ये मैसेज कौन सा आ रहा है मेरा, MOTD। भाई सिखा रखा है तुम्हें, ये मोटिवेशन ऑफ द डे है। सबसे पहले सर्वर में एंटर करते ही WSL में क्या करते थे भाई, तुम OS को अपडेट और अपग्रेड करते थे, यहाँ पर भी वही कर लो। सूडो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कौन हूँ, who am I am root, I don't need to write sudo command. So apt update and apt upgrade -y। समझ में आया। सो ये मैं अपने OS को अपडेट और अपग्रेड कर रहा हूँ। अब साथ साथ मुझे मुझे क्यूबरनेटिस पे काम करना है, तो उसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी भाई, क्यूबरनेटिस पर वही व्यक्ति काम कर सकता है जिसने अपने सिस्टम में क्या इंस्टॉल कर रखा हो, डॉकर इंस्टॉल कर रखा हो। भाई क्यूबरनेटिस की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके मशीन में क्या होना चाहिए, मशीन मतलब आपके सर्वर पर क्या इंस्टॉल्ड होना चाहिए, डॉकर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। सो मैंने आपको एक नया सर्वर दिया कि नहीं दिया, ये जिस सर्वर पे मैं काम कर रहा हूं ये एक VPS है जो मैंने कॉन्टेबो कंपनी से बाय किया हुआ है, जिसका महीने का किराया मेरा 500 रुपए महीना है। एंट्री लेवल का है, कम रैम है, कम CPU है। जितना ज्यादा पैसा पे करोगे उतना रैम भी ज्यादा मिलेगा, उतना CPU पावर मिलेगा, उतना हार्ड डिस्क की स्पेस ज्यादा मिलेगी। सीखने के दौरान मैंने अभी ये 500 रुपए पर मंथ वाला सर्वर ले रखा है, तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, क्यूबरनेटिस के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, डॉकर भी होना चाहिए और डॉकर कंपोज भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको एक शीट के अंदर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं डॉकर और डॉकर कंपोज के लिए। ठीक है, मैंने डॉकर और डॉकर कंपोज के लिए इंस्टॉलेशन गाइड्स बना रखी है। इंस्टॉलेशन गाइड्स के लिए मैंने instruction.txt नाम की फाइल बना रखी है। सो मैं, ये रही हमारी instruction.txt शीट नंबर 233। इस पे जाना, एक गिटहब की लिंक बना रखी है मैंने, कुछ नहीं करना है, इस पूरी कमांड को यहां से मैंने कॉपी किया और मैं इंस्टॉल कर दूंगा। समझ में आ रहा है ना। ये वो सारा काम है जो आप WSL में मैं आपको पिछले 15-20 दिनों से सिखा रहा हूं। कुछ भी डिफरेंस है क्या भाई, कोई भी डिफरेंस, सिर्फ एक डिफरेंस है कि सर उधर आप WSL से एंटर कर रहे थे, इधर आप SSH से एंटर कर रहे हो। तो वो WSL वो एक वर्चुअल एनवायरमेंट है, वो सिम्युलेट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और यहां पर हम किसी वर्चुअल एनवायरमेंट पे काम नहीं कर रहे हो, रियल सर्वर पे काम कर रहे हैं। आज मैं किस पे काम कर रहा हूं, रियल सर्वर पे काम कर रहा हूं। तो रियल सर्वर में एंटर करने के लिए कौन सी कमांड यूज करी, पहले नंबर पे SSH, है ना, सिक्योर शेल। SSH को भाई क्या बोलते हैं, सिक्योर शेल। SSH का मतलब क्या होता है,
सिक्योर शेल, ठीक है ना। सिक्योर शेल वो कमांड है जिसके थ्रू हम रिमोट सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर फॉर्मूला क्या है भाई, SSH यूजर नेम @ IP एड्रेस, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, सर्वर में एंटर करते ही ओएस को अपडेट कर दिया, अपग्रेड कर दिया। तीसरे नंबर पे मैंने क्या काम किया भाई, मैंने डॉकर इंस्टॉल किया और डॉकर कंपोज इंस्टॉल किया। अब डॉकर इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ ये कंफर्म कर लो भाई, हो गया। अब डॉकर कंपोज भी चेक कर लो, डॉकर कंपोज भी चेक कर लो, डॉकर कंपोज वर्जन। तो क्यूबरनेटिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्यूबरनेटिस के लिए रिक्वायरमेंट है कि भाई क्यूबरनेटिस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डॉकर एप्लीकेशंस को मैनेज करता है। तो आपके सर्वर पर सबसे पहली शर्त पे कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी चाहिए, डॉकर होना चाहिए। अगर आपके सर्वर पे डॉकर ही इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप क्यूबरनेटिस पे काम नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो मैंने अपनी मशीन में डॉकर भी इंस्टॉल कर दिया कि नहीं कर दिया, बिल्कुल कर दिया। मैंने अपनी मशीन में डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल कर दिया कि नहीं कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब क्या इस सर्वर पर मैं क्यूबरनेटिस सेटअप कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। अब क्यूबरनेटिस के सेटअप पर हम आ जाते हैं, ठीक है, क्यूबरनेटिस के सेटअप पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम क्यूबरनेटिस की शीट्स पर जाते हैं पर्टिकुलर। ये रहा हमारा क्यूबरनेटिस की शीट्स। अब मैंने आपको बता रखा है, तो क्यूबरनेटिस क्या है, क्यूबरनेटिस इज ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म टूल फॉर डॉकर एप्लीकेशंस। तो डॉकर एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए, लार्ज नंबर ऑफ डॉकर एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए यू नीड अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड क्यूबरनेटिस। इसकी हिस्ट्री मैंने आपको कल बता दी है। ओरिजिनली गूगल ने डेवलप किया था, नाम बॉर्न था। 2015 में गूगल ने CNFC को दे दिया और उसके बाद से 2015 से अभी तक का जो डेवलपमेंट कौन हैंडल कर रहा है, CNFC कर रहा है। क्यूबरनेटिस को शॉर्ट फॉर्म में KTES बोलते हैं। ये सारी बातें मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये बात भी हमने समझ ली कि भाई क्यूबरनेटिस को पे काम करने के लिए डॉकर भी होना चाहिए, डॉकर कंपोज भी होना चाहिए। दोनों ही मैंने अभी लाइव सर्वर पे इंस्टॉल कर दिए कि नहीं कर दिए भाई, बिल्कुल कर दिए। आगे बढ़ते हैं। क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर में बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज कंट्रोल प्लेन, दूसरा इज वर्कर नोड, ठीक है ना। तो क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर में दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक तो कंट्रोल प्लेन होगा और दूसरा वर्कर नोड हो सकता है। तो वर्कर नोड कैन बी एनी नंबर ऑफ वर्कर नोड। यहां पर डायग्राम में वर्कर नोड आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, बट ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 5000 हो सकते हैं, 5000। तो किसी भी एक क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर में एक कंट्रोल प्लेन कम से कम होना चाहिए और एक वर्कर नोड कम से कम होना चाहिए। तो इंटरव्यू में कई बार पूछते हैं कि भाई क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर के अंदर वर्कर नोड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, वो 5000 हो सकते हैं। तो एक क्यूबरनेटिस का अगर मैं आर्किटेक्चर सेटअप करूं, उसके अंदर वर्कर नोड ज्यादा से ज्यादा मैं वर्कर नोड कितने ले सकता हूं, 5000। अब कंट्रोल प्लेन मिनिमम कम से कम कितना चाहिए अपने को, 1 चाहिए, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस क्लास में मैंने ऑफिस टाइम में मैंने आपसे पूछा था कि एक क्विज मैंने ऑर्गेनाइज करी थी कि मान लीजिए आपके पास एक क्यूबरनेटिस का क्लस्टर है और उस क्लस्टर के अंदर एक ही कंट्रोल पैनल है और 5000 वर्कर नोड्स है, और किसी कारणवश वो एक जो कंट्रोल प्लेन है वो अगर क्रैश हो जाए या आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, वो ब्रेक हो जाए, तो उस केस में आपके क्लस्टर का क्या होगा, आपका क्लस्टर किसी काम का नहीं रहेगा। जिस प्रकार से मैंने आपको बोल रखा है, क्लस्टर, ये जो कंट्रोल प्लेन होता है ये आपके ब्रेन की तरह होता है। अगर अगर इस क्लस्टर के अंदर क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर अगर आपका कंट्रोल प्लेन काम करना बंद कर जाए, तो आपके वर्कर नोड चाहे 1 हो या 5000 हो, आप उन वर्कर नोड को एक्सेस नहीं कर सकते, आप उनसे काम नहीं करवा सकते, उसका कोई सेंस नहीं है। जिस तरीके से मान लीजिए कभी एक्सीडेंट हो जाता है और आदमी कोमा में चले जाता है, तो वो बेसिकली मेडिकल टर्म में उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन डेड, उसका दिमाग मर चुका है। तो वो पूरा शरीर उसका काम करेगा क्या, नहीं करेगा। उस व्यक्ति का वो उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। अभी एक न्यूज आपने देखी है, 2-3-4 दिन पहले आई थी कि एक जयपुर का या किसी एक सिटी का एक व्यक्ति जिसका नाम कुछ अरुण करके था, वो पिछले 13 साल से
वो हॉस्पिटल में ब्रेन डेड पड़ा हुआ है और उसने अपनी इच्छा मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी कि भाई मैं अब अपनी इच्छा से मरना चाहता हूं क्योंकि मेरा ब्रेन डेड है और मुझे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या फिर पर्टिकुलर मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूं। तो समझ में आ रहा है। तो जिस व्यक्ति का ही अगर ब्रेन डेड हो जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। तो सिंपल सी बात है, कहने का मतलब है कंट्रोल प्लेन आपके क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर का क्या है, ब्रेन है। और अगर ये ब्रेन, नुकसान वाली बात है कि अगर आपके पास एक ही ब्रेन है और वही डेड हो जाए तो आपके शरीर के जितने भी अंग हैं, चाहे वो एक हो या 5,000 अंग हो, वो सारे काम करना बंद कर जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि कभी भी लाइफ में जब भी आप किसी कंपनी के लिए कोई क्लस्टर बनाओगे, क्यूबरनेटिस का क्लस्टर बनाओगे, गलती से भी आप ऐसा क्लस्टर मत बना देना जिसके अंदर सिर्फ एक कंट्रोल प्लेन हो, एक ब्रेन हो। आपको ऐसा क्लस्टर बनाना चाहिए जिसके अंदर कम से कम 2 या 2 से ज्यादा कंट्रोल प्लेन हो। कभी एक कंट्रोल प्लेन क्रैश हो जाए तो दूसरा कंट्रोल प्लेन उसके बैकअप में अवेलेबल हो, तो उसे, ऐसे क्लस्टर को हम हाई अवेबिलिटी क्लस्टर बोलते हैं। HA, हाई अवेबिलिटी। अवेबिलिटी मतलब कि एक अगर क्रैश हो जाए तो दूसरा अवेलेबल हो जाए। एक कंट्रोल प्लेन किसी कारणवश खराब हो जाए तो दूसरा अपने को, दूसरे से काम चल जाए, दूसरा भी खराब हो जाए तो तीसरे से काम चल जाए। तो हाई अवेबिलिटी क्लस्टर का ये मतलब हो गया कि बेसिकली आपने एक ऐसा क्लस्टर डेवलप किया, आपने एक ऐसा क्यूबरनेटिस का क्लस्टर बनाया जिसमें हर कंपोनेंट रिकवरेबल है और अवेलेबल रहेगा। जैसे इस डायग्राम को अगर हम देखें तो एक कंट्रोल प्लेन है और 3 वर्कर नोड है, मगर मान लीजिए ये अगर क्लस्टर आप डिप्लॉय करते हो और ये कंट्रोल प्लेन डेड हो जाता है तो फिर आप ये क्लस्टर किसी काम का नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर में हम सर्वर या कंट्रोल प्लेन कितने सेटअप कर सकते हैं, मल्टीपल, और वर्कर नोड कितने सेटअप कर सकते हैं, मल्टीपल। बट वर्कर नोड की मैक्सिमम लिमिट 5,000 होती है और कंट्रोल प्लेन की लिमिट 5,000 नहीं होती है। आपको कम से कम 5-10 आपको रखने चाहिए, ठीक है ना। तो आज मैं जो आपको क्यूबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप करके बताऊंगा उसमें कंट्रोल प्लेन कम से कम कितने रखूंगा मैं, 2। क्या कल को एक कंट्रोल प्लेन अगर बंद हो जाए, एक दिमाग काम करना बंद हो जाए तो हम दूसरे से भी अपने क्लस्टर से काम करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में जहां पर क्यूबरनेटिस क्लस्टर सेटअप होते हैं उनके पास कंट्रोल प्लेन के कितने कॉपीज होंगे, एक होंगे कि मल्टीपल होंगे भाई, मल्टीपल। और हर कंट्रोल प्लेन एक सर्वर है और हर सर्वर किसी न किसी देश के डेटा सेंटर में होगा। मान लो इनका एक कंट्रोल प्लेन अभी ईरान में पड़ा हुआ है, एक कंट्रोल प्लेन इंडिया में पड़ा हुआ है, उसके 2 कॉपीज हैं। अब ईरान के भाई वो वहां पर युद्ध चल रहा है, वहां लड़ाई हो गई, वहां के डेटा सेंटर मिसाइल से उड़ा दिए, तो भाई तुम्हारा तो क्लस्टर ही पूरा बेकार हो जाएगा। तो उस केस में अगर किसी एक देश में पड़ा हुआ, डेटा सेंटर में पड़ा हुआ एक मेरा सर्वर, जो कि मैंने क्या बना रखा है, उस क्लस्टर का कंट्रोल प्लेन बना रखा है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो भी जाए तो मेरे पास दूसरे क्लस्टर के दूसरे कंट्रोल प्लेन से मैं काम कर सकता हूं। समझ में आ रहा है ना। तो मैं आपको क्या बात बताने वाला हूं, क्या बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप आज के बाद जब भी किसी कंपनी के लिए काम करें, कोई रियल में क्यूबरनेटिस क्लस्टर आप सेटअप करें, तो भाई कम से कम आपको कंट्रोल प्लेन कितने ले लेना, कम से कम 2 ले लेना, कि कल को एक कंट्रोल प्लेन मेरा क्या हो जाए, क्रैश हो जाए, तो मैं दूसरे से भी रिकवर अपना क्लस्टर कर लूं। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर हम अपना ये सेटअप करेंगे। चलिए, अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर टूल्स बता दिए थे कि सीखने के दौरान K3D टूल हम यूज करेंगे। ये K3D जो टूल है ये किसने बनाया, रेंचर लैब्स ने, ठीक है। तो रेंचर लैब्स ने K3S नाम का एक लाइटवेट क्यूबरनेटिस क्लस्टर क्यूबरनेटिस सेटअप बनाया और इसके थ्रू जो दुनिया भर की जो कम्युनिटी है वो क्यूबरनेटिस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्या कल के लेक्चर में आपने क्यूबरनेटिस सेटअप किया, क्या क्यूबरनेटिस को एक्सपीरियंस किया ना आपने, थोड़ा बहुत तो समझा ना कि भाई क्यूबरनेटिस कैसे काम कर, क्या उसका सेटअप बहुत कॉम्प्लेक्स था कि बहुत इजी था, बहुत इजी था। तो बस इसी प्रॉब्लम को समझने के लिए कि दुनिया भर की कम्युनिटी क्यूबरनेटिस पे काम कर सके, आसानी से काम कर सके, उसको सेटअप करने की प्रोसेस बहुत इजी किन्होंने कर दी, वेंचर लैब्स वालों ने, विद द हेल्प ऑफ K3D। मतलब पूरे क्यूबरनेटिस का इन्होंने क्लस्टर किसकी मदद से बना दिया, डॉकर बेस्ड बना दिया,
ठीक है ना। तो उससे आप क्या एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, क्यूबरनेटिस के क्लस्टर को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो कि भाई कल को मुझे किसी लाइव कंपनी के प्रोडक्शन क्लस्टर मिल जाए तब मुझे कौन सी kubectl की कमांड चलाने से क्या होगा, भाई एपीआई सर्वर किस एंड पॉइंट पे मिलेगा, तो भाई ये एक्सपीरियंस तो आपको लेना पड़ेगा ना। तो अब हम यहाँ पर K3D पर चले जाते हैं। अब चलिए K3D पर चले जाते हैं। तो K3D.io ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर गए फटाफट और ये कर्ल वाली कमांड ले लो। कल मैंने कर्ल वाली कमांड ली थी, आज मैं कौन सी कमांड ले लेता हूँ, wget वाली। हर दिन कुछ ना कुछ नया नया करो। आज मैं कौन सी कमांड यूज कर रहा हूँ, wget करके K3D इंस्टॉल कर रहा हूँ। एंटर किया मैंने और ये मेरा K3D इंस्टॉल हो गया। ठीक है ना। अब यहां से मैं K3D वर्जन कमांड चला के इसका वर्जन भी पता कर सकता हूँ। ये K3D का मेरा ये पर्टिकुलर वर्जन है। ठीक है। अब K3D डैश डैश हेल्प किया मैंने, K3D डैश डैश हेल्प। तो मुझे अपना क्लस्टर बिल्ड करना है। तो K3D क्लस्टर क्रिएट और मेरे क्लस्टर का नाम। मेरे क्लस्टर का नाम ओके लैब्स नाम से मैं क्लस्टर बनाना चाहता हूँ। उसमें डैश डैश कितने सर्वर मैंने आज आपको बोले कि भाई कंट्रोल प्लेन, सर्वर मतलब कंट्रोल प्लेन, और कंट्रोल प्लेन कभी भी एक नहीं होना चाहिए। अगर एक कंट्रोल प्लेन बना रखा है तो वो आपका हाई अवेबिलिटी क्लस्टर कहलाएगा क्या, नहीं। हाई अवेबिलिटी मतलब कुछ भी हो जाए आपका क्लस्टर जिंदा रहेगा, आपको एक्सेसिबल रहेगा। अगर आपने एक ही कंट्रोल प्लेन लेके सेटअप कर रखा है तो उसको हाई अवेबिलिटी क्लस्टर बोलोगे क्या आप, नहीं बोलोगे। अगर तो आपको कहने का मतलब है कि यहां पर जो मैंने आपको ये शीट दे रखी है इसके अंदर मैंने आपको बता रखा है भाई किस टाइप के क्लस्टर आप सेटअप कर सकते हो। तीसरे नंबर पे मैंने लिख रखा है HA, हाई अवेबिलिटी क्लस्टर। इसके बोलने का मतलब ही यही है कि भाई कंट्रोल प्लेन कम से कम 2 से ज्यादा रखना, कि कल को कोई एक कंट्रोल प्लेन खराब हो जाए तो आपका पूरा क्लस्टर किसी काम का नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब है हाई अवेबिलिटी क्लस्टर में हमारे पास कम से कम 2 या 2 से ज्यादा क्या होने चाहिए, कंट्रोल प्लेन होने चाहिए, कंट्रोल प्लेन होने चाहिए। सो ये कंट्रोल प्लेन हम कितने बनाने वाले हैं, 2। और ये वर्कर नोड इस डायग्राम के हिसाब से हम कितने बनाने वाले हैं, अभी 3। ठीक है ना। तो डैश डैश सर्वर में मैंने लिख दिया क्या, 2। और डैश डैश एजेंट्स, अब यहां पर ध्यान रखना क्योंकि आप K3D में काम कर रहे हो तो K3D में इसको नोड या वर्कर नोड नहीं बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एजेंट्स बोलते हैं। तो भाई इस डायग्राम के हिसाब से मुझे कितने एजेंट चाहिए, 1 2 एंड 3। और इस डायग्राम के हिसाब से कंट्रोल प्लेन अभी तो आपको एक दिखाई दे रहा है, बट हमें आज की तारीख में कौन सा क्लस्टर बनाना है, हाई अवेबिलिटी क्लस्टर। सो कभी इंटरव्यू में पूछे कि भाई हाई अवेबिलिटी क्लस्टर कौन सा होता है, तो सर वो क्लस्टर जिसके अंदर कम से कम 2 कंट्रोल प्लेन हो, ताकि एक कंट्रोल प्लेन कभी डिस्ट्रॉय हो भी जाए तो मैं अपना पूरे क्लस्टर पे काम कर सकता हूँ, बचे हुए कंट्रोल प्लेन से मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो आज हम वही कर रहे हैं। आज मैं किस टाइप का क्लस्टर सेटअप करने वाला हूँ, हाई अवेबिलिटी क्लस्टर, बिकॉज आई हैव टेकन 2 कंट्रोल प्लेन्स। ठीक है। और एजेंट्स आप जितने चाहो उतने बना लो, तो अभी हम 3 ही लेके चल रहे हैं। तो यहां पर आप ध्यान देखना, एजेंट्स और सर्वर्स, डैश डैश सर्वर्स और डैश डैश एजेंट्स। सो ये मैंने इंटर किया, समझ में आया। तो ये मेरा क्लस्टर सेटअप हो रहा है। अब यहाँ पर डायग्राम पर आ जाते हैं, अपने डायग्राम पर वापस से। इस डायग्राम को मैंने और इंप्रूव किया आपके लिए। ठीक है। तो क्लस्टर पे काम करने के लिए आप यहां पर आप बैठे हुए और आपको क्यूबरनेटिस पे काम करना है। आपके पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। ठीक है ना। या तो आप कमांड लाइन से काम कर लो, या फिर आप GUI से काम कर लो, या फिर आप डायरेक्टली एपीआई को इंटरेक्ट करके भी काम कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक शीट बना रखी है यहां पर, हाउ टू इंटरैक्ट विथ योर K8s क्लस्टर। आप अपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर पर कैसे काम कर सकते हो, उसके 3 तरीके हैं। और वो तीनों तरीके या डायग्राम में भी मैंने एरो के थ्रू बता रखे। ये 3 एरो दिख रहे हैं, एक ब्लू वाला, एक रेड वाला और एक पर्पल वाला। तो आप क्यूबरनेटिस पे काम, यहाँ पर आप हैं और आपको क्यूबरनेटिस पे काम करना है, आपके पास 3 तरीके हैं। या तो आप kubectl से क्लस्टर को पूरा काम काज कर सकते हो, पूरे क्लस्टर को मैनेज किससे कर सकते हैं, kubectl कमांड लाइन से कर सकते हैं। या पूरे क्लस्टर को आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से भी मैनेज कर सकते हैं। या पूरे क्लस्टर से आप काम एपीआई सर्वर से भी
कर सकते हैं। डायरेक्ट एपीआई हिट करो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें से सबसे इजी तरीका क्यूबसीटीएल है, ठीक है। सो यहां पर ये डायग्राम मैंने दे रखा है। इसके अंदर ये ग्रीन कलर में जो चीज लिखी हुई है वो हमें फॉलो करना है, और रेड में जो हमें लिखी हुई है वो हमें फॉलो नहीं करना है, ठीक है ना। जहां पे भी पीपीटी के अंदर आपको ग्रीन में कुछ मिल रहा है आगे बढ़ना है, रेड में लिखना है मतलब उसको हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। सो क्यूबसीटीएल, एपीआई सर्वर और ग्राफिकल डैशबोर्ड, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब सबसे पहली कमांड ये बता रहा है भाई क्यूबसीटीएल। अब क्यूबसीटीएल इनिशियली हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, तो क्यूबसीटीएल कमांड अवेलेबल ही नहीं है। तो क्यूबसीटीएल को मैं इंस्टॉल करूंगा। क्यूबसीटीएल को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर क्यूबसीटीएल की लिंक पर गए। क्यूबसीटीएल को मुझे लाइनक्स में इंस्टॉल करना है। अब लाइनक्स में इंस्टॉल करने के 3 तरीके दे रखे हैं। कल मैंने आपको इंस्टॉल करने का कौन सा तरीका बताया था भाई, स्नैप वाला। व्हाट इज स्नैप? स्नैप इज द पैकेज मैनेजर। आज मैं क्यूबसीटीएल को इंस्टॉल कर रहा हूँ किस तरीके से, थोड़ा दूसरे तरीके से हम देख लेते हैं। ये कर्ल वाले तरीके से, ये पूरा कर्ल वाला तरीका मैं फॉलो कर लेता हूँ। ये पहले नंबर पे क्या कर लो भाई, इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से कर करके हमें सेटअप करके देखना है। ये कॉपी किया, यहाँ पर गए, पेस्ट किया, इंटर किया, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, सेकंड नंबर पे ये वैलिडेट करना है। सेकंड नंबर पे ये कमांड कॉपी कर ली भाई, याद नहीं करना है, कॉपी करना है और वेबसाइट पे जाना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, हिट करना है, दिमाग में बिठाना है बस। अपने को क्यूबसीटीएल इंस्टॉल करना है और उसके 3 तरीके हैं, तीनों अपने को देखने हैं। ये हो गया, अगली कमांड ये हो गया, उसके बाद अगली कमांड ये रही, ये चेक किया, ये ओके आ गया, क्यूबसीटीएल ओके, क्यूबसीटीएल ओके, ठीक है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे ये, तो इन कमांडों को कॉपी करके अपने को एग्जीक्यूट करवा लेना है। ये हो गया, और उसके बाद फाइनली ये कमांड भी चला लो, ठीक है। और उसके बाद क्यूबसीटीएल वर्जन डैश डैश लाइन, जो ये कि यही। सो आप चाहे तो क्यूबसीटीएल को स्नैपडी से आप करवा लो इंस्टॉल, या फिर ये मैनुअल प्रोसेस से करवा लो, ठीक है। क्लियर है? चलो अब यहां पर हम आए और ये हमारा हो गया बेसिकली। अब यहां पर कर्ल कमांड के थ्रू आप अपने एपीआई सर्वर पर काम कर सकते हैं। सो यहां पर हम आए, इस डायग्राम को हम समझेंगे अच्छी तरीके से। तो आप जो है बेसिकली क्यूबसीटीएल कमांड से आप अपने क्लस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो जैसे ही क्यूबसीटीएल कमांड हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, वो कमांड किसको हिट करेगी? एपीआई सर्वर। चाहे आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करो, चाहे सीएलआई यूज करो, सब केस में किसका होना जरूरी है? एपीआई सर्वर। अगर एपीआई सर्वर ही बंद हो गया या उसमें कोई दिक्कत आ गई है, उसका पोर्ट नंबर मैंने चेंज कर दिया, तो मैं अपने क्लस्टर को भी मैं क्या नहीं कर सकता हूं, एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो पूरे क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे काम करने के लिए कौन सा कंपोनेंट होता है जिससे मैं इंटरेक्ट करता हूं, एंड यूजर इंटरेक्ट करता है, दैट इज एपीआई सर्वर। सो एपीआई सर्वर इज द मेन कंपोनेंट वेयर यूजर कैन इंटरेक्ट विद द क्लस्टर, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं क्यूबसीटीएल गेट नोट्स, ठीक है ना, क्यूबसीटीएल गेट नोट्स। तो क्यूबसीटीएल गेट नोट्स वाली कमांड है। ये जैसे ही मैं कमांड यहां पर हिट करूंगा, मैंने यहां पर क्यूबसीटीएल में क्या लिखा, क्यूबसीटीएल गेट नोट्स, ये कमांड जाके किसको हिट होगी? एपीआई सर्वर को हिट होगी, और मुझे यहीं पर टर्मिनल पर ही आउटपुट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखना, ये देखो टर्मिनल पे ही आउटपुट आ गया। तो कुल मिला के क्यूबसीटीएल गेट नोट्स कमांड मैंने यहां से हिट करी, ये कमांड किसको गई? एपीआई सर्वर को। एपीआई सर्वर ने सारा पता किया कि भाई कितने नोड्स हैं, क्या है, सारी कैलकुलेशन एपीआई सर्वर ने करी, सारा डाटा इकट्ठा किया और रिस्पॉन्स दे दिया। अब ये रिस्पॉन्स क्यों दे रहा है? क्योंकि क्यूबरनेटिस किस आर्किटेक्चर पे काम करता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम। क्लाइंट का काम होता है रिक्वेस्ट करना और सर्वर का काम होता है रिस्पॉन्स देना। तो यहाँ पर क्लाइंट साइड पर आपका कौन है? क्यूबसीटीएल वाली कमांड है, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन है आपका? एपीआई सर्वर। सो इस डायग्राम में मैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट में और लिख देता हूं ताकि आपको पता चले। यहाँ पर तो इस क्लाइंट साइड पर कौन है? क्यूबसीटीएल। क्लाइंट साइड पर आपका कौन है? क्यूबसीटीएल।
ठीक है, क्लाइंट साइड पर कौन है, kubectl। और बताओ सर्वर साइड पर कुबरनेटिस का कौन सा स्ट्रक्चर अवेलेबल है, बताओ भाई, एपीआई सर्वर। समझ में आ रहा है। सो kubectl इज एक्टिंग एज अ क्लाइंट और एपीआई सर्वर इज एक्टिंग एज अ सर्वर। तो kubectl से जो भी कमांड आप हिट कर रहे हो वो रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा और वो रिक्वेस्ट जाएगी किसको, एपीआई सर्वर को जाएगी। और एपीआई सर्वर आपको बदले में क्या दे रहा है, यहाँ पर ये सारा चीजें मिल गई कि नहीं मिल गई टर्मिनल पर, तो ये मिलते ही ये क्या हो गया, ये आपका रिस्पॉन्स हो गया। समझ में आ रहा है। सो kubectl गेट नोड्स। अब ये जितनी भी कमांड्स हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो नोड्स को आप नोड नोड का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, एनो। तो kubectl गेट एनो किया मैंने, तब भी आउटपुट वो के वही kubectl गेट नोड। यहां पर देखो प्लूरल फॉर्मेट, यहां पर सिंगुलर फॉर्मेट और यहां पर शॉर्ट फॉर्मेट। तो ये तीनों फॉर्मेट यहां पर काम करेंगे, तीनों का आउटपुट सेम है। ठीक है ना। इसमें एक शीट मैंने यहाँ पर बना रखी है, शॉर्टकट्स कमांड की मैंने बता रखी है, यहाँ पर आप देख लेना। कहीं ना कहीं मैंने वो उसको बना रखा है कि एक डायग्राम मैंने अटैच कर रखा है ये वाला। तो क्यूबरनेटिस की कुछ कमांड्स है। अगर आपको नोड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो कमांड क्या चलाओगे, kubectl गेट नो। नो मतलब नोड्स। तो इसकी तीन कमांड्स है हमारे पास। सो kubectl गेट नोड्स। अब इसमें आप देखो कितने एजेंट है मेरे पास, तीन। कितने सर्वर है मेरे पास, दो। कितने वर्कर नोड है मेरे पास, तीन। वर्कर नोड मतलब एजेंट, सर्वर मतलब कंट्रोल प्लेन, सर्वर मतलब ब्रेन, कंट्रोल प्लेन का ब्रेन। वो ब्रेन एक होने चाहिए कि दो होने चाहिए। हमारे रियल इस दिमाग के अंदर कितने दिमाग है, मतलब हमारे सिर के अंदर कितने दिमाग है, दो ब्रेन है कि नहीं, एक लेफ्ट वाला और राइट वाला। विजय अच्छी तरीके से जानता है, ये मेडिकल पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो इनको पता है भाई मेडिकल के बारे में। इंसान के दिमाग में भी, सिर के अंदर भी कितने ब्रेन्स होते हैं, दो ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। लेफ्ट वाला बंद हो जाए तो भाई कम से कम राइट वाला तो काम करे। और एक ही दिमाग हो और वही बंद हो जाए तो वो आदमी किसी काम का नहीं है, वो क्लस्टर भी किसी काम का नहीं है अगर एक ही सर्वर पर आप काम कर रहे हो। इसीलिए आज मैंने सर्वर दो कंट्रोल प्लेन ली है। ठीक है ना। तो मैं अपनी kubectl कमांड को जो हिट कर रहा हूं वो बेसिकली एक सर्वर को जाएगी, किसी भी एक सर्वर को जाएगी और वो अपना काम कर देगा। अगर वो सर्वर बंद है तो बचे हुए सर्वर पर वो कमांड चली जाएगी। समझ में आ रहा है। ये kubectl और गेट, और मैंने जो भी कमांड चलाई यहाँ पर, मैंने मान लीजिए गेट नोट्स करी, ये कमांड जाएगी एक सर्वर को जाएगी, उस सर्वर के अंदर किसको जाएगी, एपीआई सर्वर को जाएगी और उसके अंदर वो एक्सेसिबल हो जाएगा बेसिकली। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से है। देखो सर्वर को यहाँ पर ये क्या लिख रखा है इन्होंने, कंट्रोल कंट्रोल पैनल लिख रखा है। कंट्रोल पैनल नहीं, प्लेन, सीपी, कंट्रोल प्लेन। ठीक है ना। सो यहाँ पर हमने ये चीज देखी। अब हम देखते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि kubectl कमांड जो है, kubectl इज अ कमांड लाइन टूल। इट टॉक्स टू दी kubernetes एपीआई सर्वर और इट यूजेस अ कॉन्फिग फाइल। ये कॉन्फिग फाइल को रीड करता है, इस कॉन्फिग फाइल के अंदर सारा डिटेल्स पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर kubectl क्लस्टर डैश इन्फो, क्लस्टर डैश इन्फो, ये क्लस्टर का इन्फो, ये देखो 407611। अब ये एपीआई सर्वर का जो एंड पॉइंट है, कल कुछ और आ रहा था, आज कुछ और आ रहा है। तो एपीआई सर्वर का पोर्ट नंबर ये वेरी कर रहा है इसके अंदर, K3D के अंदर। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि सर पोर्ट नंबर, हमारे एपीआई सर्वर का पोर्ट नंबर फिक्स होता है कि रैंडम होता है, वो रैंडम होता है। क्यों बता पा रहे हो, क्योंकि कल के हिसाब से अगर हम बात करें तो कल सर 43 समथिंग आ रहा था, 42,000 समथिंग आ रहा था, आज आ रहा है 40,000 समथिंग।
तो हमारा एपीआई सर्वर का जो पोर्ट नंबर है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है ना। और ये आप कंफर्म कर सकते हो यहाँ से, डॉट क्यूब नाम की क्या अवेलेबल है डायरेक्टरी है, cd डॉट क्यूब के अंदर गया, मैं ls-l किया, कैट किया, कॉन्फ़िग किया, और ये मैंने कॉन्फ़िग किया। ये देखो, अब आप जैसे ही इसमें विम करोगे, विम इंस्टॉल कॉन्फ़िग करोगे, और मैं यहाँ पर जाऊं और अपने पोर्ट नंबर को चेंज करूं, एपीआई सर्वर के पोर्ट नंबर को चेंज करूं, आपके सामने आई 61 से मैंने कर दिया 62, कर दिया चेंज। आप kubectl कमांड चलाओ, kubectl गेट नोट्स, तो आपका एपीआई सर्वर काम करना बंद कर दिया है। तो इससे मैंने प्रैक्टिकली ये भी बताया था कि kubectl कमांड हमेशा किस कॉन्फ़िग फाइल को रीड करती है, कॉन्फ़िग फाइल को रीड करती है। तो इस डायग्राम में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर कि kubectl जो कमांड है यहाँ पर कॉन्फ़िग फाइल को रीड करेगा और उसके बाद एपीआई सर्वर से बातचीत करेगा, ठीक है ना। kubectl डायरेक्ट बातचीत नहीं करता है, kubectl पहले कॉन्फ़िग फाइल को पढ़ेगा और उसके पढ़ने के बाद पता चलेगा उसको कि भाई एपीआई सर्वर कहाँ पड़ा हुआ, ठीक है ना। सो ये हुआ। अब मैं दोबारा एडिट किया इसको, मैंने आपके सामने दोबारा एडिट किया, आई प्रेस किया, मैं वापस से मैंने कर लिया, सेव किया, और मैंने आपको kubectl गेट नोट्स, ठीक है। इतनी बातें तो मैंने आपको कल भी बता दी थी। अब आज मेन मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। तो वर्कर नोड का काम होता है एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना, कंटेनर को डिप्लॉय करना। जो रियल वर्कलोड का काम है, जो आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी, हमेशा मास्टर पे डिप्लॉय होती है कि वर्कर पे डिप्लॉय होती है। ये ध्यान रखना कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे, वो एप्लीकेशन उन 5000 वर्कर नोड में से किसी एक पर डिप्लॉय होगी। मान लो मुझे कोई कंटेनर डिप्लॉय करना है क्यूबरनेटिस पर, तो क्यूबरनेटिस में कितने टाइप के नोड है मेरे पास? दो टाइप के नोड है, एक तो कंट्रोल प्लेन और एक वर्कर नोड। तो मेरा कंटेनर जो डिप्लॉय होगा डॉकर का, वो कंट्रोल दिमाग में जाके लोड होगा कि पर्टिकुलर किसी वर्कर नोड पे जाके लोड होगा, ठीक है ना। दिमाग को फ्री रखना है, दिमाग पर कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं होगी, कंट्रोल प्लेन पर कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं होती है। एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए सर्वेंट बैठे हुए, ठीक है ना। एक मास्टर होता है और एक सर्वेंट होता है, एक कंपनी में एक बॉस होता है और एम्प्लॉइज होते हैं। तो बॉस काम करता है कि एम्प्लॉइज काम करते हैं भाई? कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर बॉस काम करता है कि एम्प्लॉइज काम करते हैं? एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो इधर क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर में अगर मेरे को कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, तो वो कंट्रोल प्लेन करेगा कि वर्कर नोड करेगा? वर्कर। तो भाई इसको ऐसे ही याद रखो कि कंट्रोल प्लेन किसी भी कंपनी का बॉस है, और वर्कर नोड क्या है? उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय। तो अगर कोई भी एप्लीकेशन अगर लोड होगी, तो वो किस पे लोड होगी? वर्कर नोड पे लोड होगी। कंट्रोल प्लेन हमेशा फ्री रहेगा। बॉस का काम क्या होता है? बॉस दिन भर काम करते रहता है, आराम से अपनी चेयर पे बैठे बैठे ऑब्जर्व करते रहता है सबको। बॉस कभी भी काम नहीं करता है। कंपनी में काम करता है क्या बॉस? नहीं करता। बॉस का काम है सिर्फ मॉनिटरिंग करना। उसी तरीके से क्यूबरनेटिस क्लस्टर में कंट्रोल प्लेन का क्या काम है? रियल काम को करना, कि सिर्फ उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करना, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करना। बॉस का काम इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करना है, एप्लीकेशन को लोड करना, ये सारा स्ट्रेस वाला काम है, ये कौन हैंडल करते हैं? बेचारे वर्कर नोड्स, ठीक है ना। तो इस डायग्राम में यहाँ पर देखना, इस डायग्राम में यहाँ पर ये वर्कर नोड्स है हमारे पास, और इस वर्कर नोड्स के अंदर अंदर हमारी एप्लीकेशंस लोड होगी, ठीक है। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये बात भी हो गई। अब मैं आपको एपीआई सर्वर में एक सिंपल सी कमांड आपको बता देता हूं। तो अगर आपके क्लस्टर, यहां पर मेरे पास क्लस्टर सेटअप है, इसमें अगर मुझे पता करना है कि भाई कितने वर्कर नोड हैं, कितने कंट्रोल प्लेन है, तो सिंपल सी कमांड है kubectl गेट नोड्स। अब नोड्स, जैसे मैं नोड्स बोलूंगा तो नोड्स में दोनों चीजें आ जाएंगी, कंट्रोल प्लेन भी आ जाएंगे, और वो कितने ले रखे हैं मैंने वो भी पता चल जाएगा, भाई 2 ले रखे कि 5 ले रखे, 10 ले रखे। और दूसरा वर्कर नोड, भाई मैंने कितने ले रखे हैं? मैंने 1 ले रखे हैं, 3 ले रखे हैं, या 5000 ले रखे। तो वर्कर नोड किसी भी कंपनी के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉइज में कितना हायर कर सकता हूँ? 5000। वो नियम है, कानून है। क्लस्टर के अंदर भी वो एक लिमिट लगा रखी है क्यूबरनेटिस के अंदर,
कि भाई एक क्लस्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम करने वाले वर्कर नोड मशीन्स कितनी ऐड कर सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा 5000 कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये पूरा हो रहा है। अब यहाँ पर इसी कमांड को आप कर्ल के थ्रू भी वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने किया, कर्ल कमांड चलाई मैंने, और ये पूरा एड्रेसेस यहाँ पर मैंने दे रखा है। इस एड्रेस को यहाँ से कर्ल, आपको पता है लाइनेक्स के अंदर कर्ल कमांड किस लिए यूज होती है? एपीआई कॉल करने के लिए, पता है ना आपको? भाई एपीआई कॉल करनी है तो कौन सी कमांड यूज करो? कर्ल यूज करोगे, ठीक है ना? तो कर्ल स्पेस और आपके एड्रेस, एपीआई का एड्रेस, एपीआई का एड्रेस मतलब आपको सारी चीजें देख लो कि भाई क्लस्टर मैनेज करने का एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया रेड वाला, कि भाई क्यूब सीटीएल से पूरा ही मैनेज कर लो, जो कि सबसे ज्यादा इजी है। भाई और क्या तरीका है? अगर आपको कसम खिलवा दी कि भैया क्यूब सीटीएल यूज नहीं करना है, तो फिर आपके पास रास्ते बचे दो, कि या तो सर मैं गुई यूज कर लूं, मगर गुई के लिए भी मना कर दिया सामने वाले ने, इंटरव्यू ने, कि भाई तुम्हें क्यूबरनेटिस क्लस्टर मैनेज करना है, मगर कसम है आपको क्यूब सीटीएल कमांड यूज नहीं करना है। फिर उसने ये भी बोल दिया कि भाई गुई यूज नहीं करना है। तो फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन बचता है कि सर यस, मैं एपीआई सर्वर को डायरेक्टली कॉल कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ कर्ल कमांड। समझ में आया? तो क्यूबरनेटिस क्लस्टर पर आप काम कर सकते हो डायरेक्टली एपीआई सर्वर को कॉल करके। तो एपीआई सर्वर पर कॉल करेंगे हम। पहले तो मैं इस पे डॉट क्यूब में गया, मैं कैट किया, मैंने किसको, कॉन्फ़िग को मैंने कैट किया, और यहाँ पर देखो ये रही मेरी एपीआई, ये रही मेरी एपीआई। इस एपीआई को मैं यहाँ पेस्ट कर दूं, और मेरा एंड पॉइंट क्या हो गया? एपीआई स्लैश v1 स्लैश नोट्स। तो मेरा पूरा एंड पॉइंट बना लिया मैंने, एपीआई स्लैश v1 स्लैश नोट्स। तो इसका मतलब यही हो गया, क्यूब सीटीएल गेट नोट्स। अगर ये कमांड में हिट करूंगा, समझो, क्यूब सीटीएल अगर कमांड में हिट करता हूं, तो वो अंदर ही अंदर जाके किस एपीआई को कॉल करेगी? इस एपीआई को कॉल करेगी। समझ में आया? क्यूब सीटीएल गेट नोट्स कमांड जैसे ही आप टाइप कर रहे हो ब्लैक टर्मिनल पर और इंटर कर रहे हो, और तुरंत टर्मिनल पर आपको दिखाई दे रहा है व्यवस्थित जमा हुआ, मगर अंदर ही अंदर क्या काम हो रहा है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कि क्यूब सीटीएल गेट नोट्स जैसे ही मैं हिट करता हूं, वो इंटरनली किसको कॉल करेगा? एपीआई सर्वर के इस एंड पॉइंट को कॉल करेगा, और इस एंड पॉइंट से जो भी डाटा आएगा उसको कलेक्ट करके वो प्रॉम्प्ट पे डिस्प्ले कर रहा है आपको। ठीक है ना? तो चलो अब हम थोड़ा ट्राई करते हैं। कर्ल, और इस एपीआई के एंड पॉइंट को लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें छोटा सा यहाँ पर दे रखा है कि ये 00 की जगह 127 आप लिख लेना। ठीक है ना? ये 00 की जगह 127.0.0.1, ये आपका लोकल होस्ट का एड्रेस है। जैसे ही किया तो यहाँ पर ये आया कि भाई ये एपीआई कॉल नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एपीआई, ये पब्लिक एपीआई नहीं है, ये प्राइवेट एपीआई है, और इसमें आपको ये सर्टिफिकेट्स और ये कुछ असाइन करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, मैंने जीपीटी को दिया, ठीक है ना? मैंने जीपीटी को दिया, सर्वर की आएगी ना, तो लोकल होस्ट पे ही तो है। हाँ, यस, विजय सही बोल रहा है, क्योंकि सर आप सर्वर यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं होस्ट नेम डैश कैपिटल आई यूज किया मैंने, तो मुझे अपनी सर्वर की क्या पता चल गई? रियल आईपी पता चल गई। ये भाई ये रियल आईपी मैंने यहाँ पर लिया, ये। तो इसकी जगह मैं दोनों को वन बाय वन टाइप कर देता हूँ। तो आपके सर्वर की आईपी तो आपको मालूम है ना, 173। तो ये 00 की जगह 173 कर लिया। अब यहाँ पर आप कॉपी करो, अब आप यहाँ पर कॉपी करो, और आप अपने ब्राउजर में जाके हिट करो, तो शायद ये काम करे नहीं करे। देखो सर्टिफिकेट का दिक्कत आ गया, सर्टिफिकेट का दिक्कत आ गया, फिर भी मैं प्रोसीड कर दूं तो आ गया, मुझे एक जेसन रिस्पॉन्स मिल गया। तो बेसिकली इट इज अ लाइव एपीआई, मेरे क्यूबरनेटिस क्लस्टर की लाइव एपीआई, मगर मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, अनऑथोराइज्ड बता रहा है। तो मैं किसी भी एपीआई को ब्राउजर से हिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वो गेट एपीआई हुई तो। ठीक है ना? ब्राउजर से हिट करने पर ये आ गया अपना। और इसी, अगर आपको कसम खिलवा दी कि भैया एपीआई को ब्राउजर से हिट नहीं करना है, तो आप टर्मिनल से भी हिट कर सकते हो। टर्मिनल से हिट करने के लिए आपको किस कमांड की मदद लेनी पड़ेगी भाई?
कर्ल कमांड की मदद लेनी पड़ेगी। सो कर्ल कमांड में ये दिक्कत आ गई कि भाई कर्ल है, तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूं और मैं एसएसएल सर्टिफिकेट को फिक्स करता हूं। ठीक है ना, ये एसएसएल सर्टिफिकेट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम फिक्स करके दें। तो भाई आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि सर एपीआई कॉल करना बहुत इजी टास्क है कि थोड़ा टफ है, सेटिंग वेटिंग करनी पड़ेगी। इजी है कि टफ है? थोड़ा टफ है ना। नहीं तो क्यूब सीटीएल में तो क्यूब सीटीएल गेट एनओ करते ही पूरा डाटा मिल रहा है, और इधर आपको क्या करना पड़ रहा है, मिल रहा है कि आपको सेटिंगें करनी पड़ रही है, सेटिंग्स करनी पड़ रही है, हमें अपने एपीआई सर्वर को फिक्स करना पड़ रहा है, तो दिक्कत आ रही है अपने को। तो फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई फिर भी हम एपीआई के थ्रू क्लस्टर मैनेज करना चाहते हैं, तो इस कमांड को हम डैश के लगाएंगे तो हम शायद अपनी, ये अनऑथोराइज्ड बता रहा है, ठीक है ना, तो इसको अपने सर्टिफिकेट्स की डिटेल चाहिए, तो ये बोल रहा है कि भाई कैट कर लो। ये कैट किया, ये डिटेल्स कैट करी, मैंने ये डिटेल्स कैट करी, इसमें सारे मेरे सर्टिफिकेट्स का डाटा है, क्लाइंट सर्टिफिकेट डाटा, ये सब एसएसएल का मेरा डाटा अवेलेबल है। अब इस डाटा को मैं इस जीपीटी को दे देता हूं कि भाई तुम मेरे लिए प्रिपेयर कर दो। ठीक है ना, मैंने ये इसको दे दिया, परफेक्ट। तो कर्ल को उसको ये सारा डाटा मिल गया, ये LS0T1, तो यहाँ पर ये देखो, ये LS0T1 वाला ये पूरा डाटा मिल गया उसको। ठीक है ना, इसको क्या कर रहा है कि ca.cert नाम की फाइल बना लो, रीडायरेक्शन ऑपरेटर है उसका, बेस 64 में उसको डिकोड करके लाइक फॉलो करना है अपने को, तो ये मैंने फॉलो किया। मैंने फॉलो किया इसको, ठीक है, बेस 64 सीए सर्टिफिकेट, ये यहां पर लिखा, और ये जो ये डॉट डॉट आ रहा है इसका पूरा मुझे लिखना पड़ेगा, तो ये LS0 से लेके ये यहां तक कॉपी किया, ये यहां तक, क्योंकि जीपीटी इतना ले नहीं पा रहा है, ये मैंने पूरा कॉपी किया, यहां पर गए, पेस्ट किया और इंटर किया, देखो इस बार एरर नहीं आई। ls डैश एल किया तो ये ca.cert नाम की फाइल बन गई। उसी प्रकार से सर ये क्लाइंट फाइल भी बना लो, ये क्लाइंट फाइल भी बनाई, और उसके अंदर वही, अब ये बताओ कि भाई ये एक छोटे से नोट की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इतना सब तामझाम करना पड़ रहा है, तो भाई ये इतना तामझाम, ये इजी तरीका है कि थोड़ा टफ तरीका है? इजी है कि टफ है? भाई टफ है। और यही मैं करूं भाई, क्यूब सीटीएल लिखना है अपने को, गेट एनओ कर दिया और आपको सारा डाटा मिल गया, तो ये इजी है कि भाई वो तामझाम करके यही डाटा निकालने का, है ना। तो क्यूब सीटीएल इज अ वेरी easy command to interact with the Kubernetes cluster. Even though we can interact with the API server, but there are some complex methods. We need to establish the certification, ये वो, और उसमें भी मुझे डाटा रीडेबल फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, तो वो मेरे लिए थोड़ा टफ तरीका है। ये मैंने पूरा कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया, अब ls-l किया, मेरी सर्ट फाइल यहाँ पर भी बन गई, यहाँ पर बन गई। आगे गया मैं, और अपनी इन कमांड्स को मैंने यहाँ पर, ये कर्ल कमांड ये मैंने ली, और यहाँ पर मैं एक बार और हिट करता हूं आपके सामने। अब ये यहाँ पर फिर से मैंने दिया कि भाई ये पैम फाइल नहीं मिल रही है, उसको की नाम की फाइल नहीं मिली, उसको की नाम की फाइल नहीं मिली, तो उसने खुद दे दिया कि चलो ये ले लो आप। अब देखो उसको सीए सीए सर्टिफिकेट फाइल मिल गई, क्लाइंट सर्टिफिकेट फाइल मिल गई, क्लाइंट की फाइल मिल गई, और फाइनल कमांड उसको यहाँ पर हम उसने हमें दे दी है, फाइनल कमांड यहाँ पर ये वाली हमें आ गई है। तो इस कमांड को जैसे ही मैं हिट करूंगा,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि यस एपीआई सर्वर को इंटरेक्ट करने के लिए मुझे पहले सर्टिफिकेट सेटअप करने होंगे एंड देन हमें उसको करना होगा। कुछ कमांड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सही आ रहा है। सर्टिफिकेट डायरेक्टली हमने सर्टिफिकेट्स को डायरेक्टली चेक किया और अनऑथराइज्ड, ठीक है। तो कुल मिला के एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि यस कर्ल कमांड से हम अपने उसको एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि ये इन प्रॉब्लम्स को आपको आगे फिक्स करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप फिक्स करोगे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको रिस्पॉन्स में डेटा आने लग जाएगा। बट calling the API server with the help of curl command is not a easy and straight forward process। ये इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं है, इसीलिए इसको मैंने किस में लिखा, रेड में लिखा। आपको क्या मैक्सिमम क्लस्टर को इंटरेक्ट करना है किसकी मदद से, kubectl कमांड, वेरी इजी, इवन अ स्मॉल किड कैन लर्न। छोटा छोटा बच्चा भी सीख सकता है अगर उसको सिखा दे कि भाई ये बच्चों ये 3 कमांड लिखनी है, इससे आपको अपने नोट्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम गए kubectl गेट नोट्स, तो ये मिल गया मुझे। अब इसी में मैं कहाँ कर्ल कमांड चलाऊंगा ना कहाँ एसएसएल फिक्स करने बैठूं, मुझे जानकारी भी उसके उस एपीआई के रिस्पॉन्स में भी यही चीजें मिलेगी, मगर उसमें जेसन में मिलेगी, लंबा चौड़ा डाटा मिलेगा अननेसेसरी। तो कहने का मतलब यही है कि आप kubectl के थ्रू ही अपने क्लस्टर को क्या करना है, मैनेज करना है अपने। ठीक है, अब आगे बढ़े। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यूबरनेटिस के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है पॉड का। पॉड, पॉड अगर हम डेली लाइफ से हम देखें तो स्लीपिंग पॉड्स होते हैं। स्लीपिंग पॉड मतलब जहां पर आप सोते हो, और पॉड आपके घर पे नहीं होता है, पॉड एयरपोर्ट पे होता है। एयरपोर्ट में जब आपको ले ऑफ का टाइम होता है, जब ले ओवर का टाइम होता है, जब एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट आने में 4-5 घंटे का टाइम रहता है, तो भाई वो वहां पर दरी बिछा के एयरपोर्ट पे नहीं सोते लोग। कभी रेलवे स्टेशन पे देखा होगा आपने, दरी बिछा के सो लेते हैं लोग, मगर एयरपोर्ट पे कोई दरी बिछा के नहीं सोता है। तो एयरपोर्ट पे क्या अवेलेबल रहते हैं, पॉड अवेलेबल रहते हैं, पी उसको उसको भी पॉड बोलते हैं। वो पॉड में आदमी जाता है अंदर और आराम से सो सकता है उसमें। वो वहां पर पॉड में सिंगल लोगों का भी पॉड होता है और एक ही पॉड में 2 या 2 से ज्यादा लोगों का भी पॉड रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये वही पॉड्स है। इसी पॉड्स को क्यूबरनेटिस में लिया गया कि आपकी एप्लीकेशन को एक पॉड में रख सकते हो। मतलब आपका जो डॉकर कंटेनर है उस कंटेनर को आप किसके अंदर रख सकते हो, इन पॉड्स के अंदर रख सकते हो। अब ये वो स्लीपिंग पॉड मत कंसीडर करो, इसको सिर्फ विजुअलाइज करो कि क्यूबरनेटिस के अंदर पॉड नाम की चीज होती है जिसके अंदर मैं अपने कंटेनर रख सकता हूं, एप्लीकेशन नहीं। एप्लीकेशन तो डॉकर में आपने क्या सीखा, एप्लीकेशन कहां रहती है, कंटेनर के अंदर। डॉकर की सारी चीजें यहां याद रखनी है कि एप्लीकेशन कहां अपन होल्ड करते हैं, कंटेनर के अंदर। अब क्यूबरनेटिस में कंटेनर को कौन होल्ड कर रहा है, पॉड होल्ड कर रहा है। और इस पॉड के अंदर, एक सिंगल पॉड के अंदर कितने कंटेनर हो सकते हैं, मल्टीपल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट इन क्यूबरनेटिस इज कॉल्ड पॉड। ठीक है ना? तो क्यूबरनेटिस के अंदर जो एप्लीकेशन को होल्ड करने वाली जो चीज है, जो आपकी एप्लीकेशन होगी, अपाचे होगा, आपका डाटाबेस होगा, आपका गुई सॉफ्टवेयर होगा, उसको होल्ड करने वाली जो सबसे छोटी इकाई का नाम क्या होगा, पॉड होगा। ठीक है ना? यहां पर इस डायग्राम पर आ जाओ, फिर से यहां पर इस डायग्राम पर आप आ जाओ। इसमें आप देखोगे कि आपके पास जो वर्कर नोड है उसके अंदर आपके पास क्या होंगे, मल्टीपल पॉड होंगे। और एक पॉड के अंदर एक कंटेनर भी आ सकता है, 2 कंटेनर भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, और मल्टीपल आ सकते हैं। और एक वर्कर मशीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉड कितने आ सकते हैं,
110। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक क्लस्टर के अंदर कितने वर्कर नोड हो सकते हैं, 5000। उसी प्रकार से एक वर्कर नोड के अंदर कितने पॉड आप ले सकते हो, 10। सो व्हाट इज पॉड? पॉड इज अ पॉड होल्ड्स डॉकर कंटेनर्स। पॉड किसको होल्ड करता है? डॉकर कंटेनर्स को होल्ड करता है। इट कैन होल्ड वन कंटेनर, इट कैन होल्ड मल्टीपल कंटेनर्स। ठीक है। सो यहां पर हमने देखा कि पॉड के अंदर आप क्या करते हैं, कंटेनर्स को, डॉकर कंटेनर्स को होल्ड करते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल डिप्लॉयमेंट यूनिट, इट कैन कंटेन मल्टीपल डॉकर कंटेनर्स। सो पॉड क्या होल्ड कर सकता है? मल्टीपल डॉकर कंटेनर्स भी होल्ड कर सकते हैं। मल्टीपल कंटेनर कैन टॉक टू ईच अदर विच हैज पॉड विथ लोकल होस्ट। सो पॉड के अंदर कुछ इस प्रकार से नेटवर्किंग होती है कि अगर उसके उस एक पॉड के अंदर आपने 2-3 कंटेनर रख दिए तो वो सारे कंटेनर आपस में बातचीत कर सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको डॉकर के अंदर सिखा रखी है कि भाई डॉकर के अंदर एक से ज्यादा कंटेनर को सेम नेटवर्क में रखना पड़ता है ताकि वो आपस में क्या कर सके, बातचीत कर सके। पॉड के अंदर भी ऐसा ही होता है। पॉड के अंदर अगर आपने कोई कंटेनर रख दिए तो बाय डिफॉल्ट वो अंदर पड़े हुए कंटेनर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ इस प्रकार की नेटवर्किंग होती है। अब यहां पर हम आ जाते हैं कि किस तरीके से आप एक पॉड क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा कि डॉकर के अंदर हम किस प्रकार से एक कंटेनर बनाते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर मेरे पास क्या, डॉकर कंपोज, डॉकर डॉकर पीएस डैश ए किया। ठीक है। सो डॉकर डॉकर कंपोज पीएस डैश ए। तो मेरे पास कंटेनर भी आप चेक कर सकते हो। ये सारे कंटेनर तो ये किसने बना रखे हैं? K3D ने बना रखे हैं, सिमुलेट कर रहा है। K3D is simulating the Kubernetes cluster with the help of Dockers। तो ये सारे कंटेनर्स आपके वो दिखाई दे रहे हैं K3D के क्लस्टर के। ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको आपको एक अपना कंटेनर बना के बताऊंगा, एक पॉड आपको क्रिएट करके बताऊंगा। सो यहाँ पर आप ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉकर के अंदर एक छोटा सा कंटेनर, अप एंड रनिंग कंटेनर बनाने के लिए आप क्या करते थे? आप डॉकर रन कमांड यूज करते थे। डॉकर रन कमांड से आपका क्या बन जाता था? कंटेनर बन जाता था। उसी प्रकार से इधर kubectl रन अगर आप कमांड चलाओगे तो आपका बनेगा क्या? पॉड बनेगा। और पॉड के अंदर क्या मिलेगा आपको? कंटेनर। क्योंकि कंटेनर को होल्ड कर रहा है कौन? पॉड। तो क्यूबरनेटिस के अंदर डायरेक्ट कंटेनर नहीं बना सकते अपन। अपन को क्या बनाना पड़ेगा? पॉड बनाना पड़ेगा। और पॉड के अंदर कौन सा कंटेनर रखना है वो सारे इंस्ट्रक्शन देने। अब मान लीजिए मुझे अपना उबंटू का अप एंड रनिंग कंटेनर बनाना है, तो आप क्या लिखते थे? डॉकर रन, और आपने उसको डिटैच मोड कर दिया, आईटी कर दिया, और आपने उबंटू कर दिया, कॉलन लेटेस्ट कर दिया। इस इंस्ट्रक्शन से डॉकर को यह पता चल जाता था कि भाई रजिस्ट्री से लाना है कौन सी इमेज, कौन सा टैग। उसी प्रकार से क्यूबरनेटिस के अंदर kubectl कमांड से हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई इमेजेस भी कहां से लानी है? रजिस्ट्री से ही लानी है। क्यूबरनेटिस में जो इमेजेस आती है वो भी कहां से आती है? हब से ही आती है। तो इसमें डॉकर रन की बजाय कौन सी कमांड चल जाएगी? kubectl रन। इधर डायरेक्ट लिखते थे, इधर अपने को क्या लिखना पड़ता है? डैश डैश इमेज लिखना पड़ेगा। डैश डैश इमेज इक्वल्स टू 1 लेटेस्ट। ठीक है। और उसके बाद यहां पर डॉकर रन के अंदर आप डैश डैश नेम इक्वल्स टू कंटेनर नेम लिखते थे। जैसे मैंने यहां पर अनिल कंटेनर 1 दे दिया। तो आप डॉकर रन में, डॉकर रन के थ्रू कंटेनर को नाम दे सकते थे। उसी प्रकार से क्यूबरनेटिस के अंदर पॉड को भी स्पेसिफिक नाम दे सकते हो, और वो देने के लिए आपको ये कमांड चलानी पड़ती है। डॉकर रन के बाद तुरंत आप अपने अनिल पॉड 1, समझ में आया? सो ये इस तरीके से मैंने इसको किया, कॉपी किया, और यहां पर मैं इस कमांड को हिट करूंगा।
kubectl run anil pod dash dash image ubuntu colon latest। जैसे ही मैंने इंटर किया अनिल पॉड क्रिएटेड आ गया। अब ये इमेज तो लोकली थी नहीं, रजिस्ट्री से आएगी और ये आ रही है, लोड हो रहा है, ये सारी चीजें अगर देखनी है तो तुरंत आपको जाना है kubectl गेट पॉड्स और w वेट वाला टाइम लगा देना। डैश का मतलब हो गया, डैश w का मतलब वेट। ये देखो ये वेट करेगा, ये आपको बैकग्राउंड में बताते रहेगा कि भाई क्या हो रहा है। तो स्टार्टिंग में तो क्रैश हो गया, फिर ये कंप्लीटेड हो गया, अब कुछ देर बाद ये रनिंग भी आ जाएगा। ये देखो ये फिर से क्रैश हो गया, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से इसको पता करना है। तो मैं यहां से kubectl गेट पॉड्स किया मैंने, तो मेरा अनिल पॉड बन गया। मैंने एक पॉड बनाया मगर वो भी रनिंग स्टेट में नहीं आया। जैसे मैंने आपको कंटेनर के अंदर बताया था कि भाई कंटेनर अगर अप एंड रनिंग नहीं है तो किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार से अगर पॉड अप एंड रनिंग नहीं है, कुछ और है, तो वो किसी काम का नहीं है। क्रैश लूप बैक ऑफ, ये जो भी स्टेटस है उसकी किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारा हम देखेंगे वन बाय वन। सो kubectl रन nginx डैश डैश, यहां पर मैंने लिखा इस कमांड को kubectl रन मेरे अनिल nginx और डैश डैश इमेज इक्वल टू nginx ये मैंने किया और मैंने इंटर किया। अब kubectl गेट पॉड्स और वेट, तो आप देखो अनिल nginx 1/1, so you have created one pod and it is also running। तो अगर स्टेटस पॉड की स्टेटस रनिंग नहीं है, कुछ और है, तो किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कंटेनर पे काम करना है तो कंटेनर को अप एंड रनिंग होना जरूरी है, और पॉड पे काम करना है तो पॉड का क्या होना जरूरी है, रन स्टेट में होना जरूरी, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखी आज। kubectl गेट पॉड या फिर पॉड्स। तो पॉड्स को सिंगुलर, प्लूरल फॉर्मेट, सिंगुलर फॉर्मेट और शॉर्ट फॉर्मेट, जैसे कि kubectl गेट नोड्स या फिर गेट नोड या फिर गेट नो। तो प्लूरल, सिंगुलर और शॉर्ट एलियास वाला फॉर्मेट। सो यहां पर हमारे पास गेट पीओ मतलब पॉड। तो व्हाट इज पॉड? पॉड इज द स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट ऑफ क्यूबरनेटिस, ठीक है। सो यहां पर मैंने 2 पॉड बना रखे हैं और इसमें से एक nginx वाला पॉड मेरा रनिंग है। अब मैं आपसे पूछूं kubectl गेट नोड्स, अब सुनना केयरफुली, बस लास्ट के 1 मिनट केयरफुली सुन लेना। ये पॉड मैंने क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे डिप्लॉय किया, रनिंग है कि नहीं है। अब बताओ ये पॉड इन एजेंट्स, इन 3 एजेंट में से किसी एक पर डिप्लॉय हुआ है कि इन 2 सर्वर में से किसी एक पर डिप्लॉय हुआ है? भाई किसी भी कंपनी के अंदर बॉस काम करता है कि एम्प्लॉइज काम करते हैं? तो वो जो पॉड मैंने डिप्लॉय किया nginx का, वो रनिंग है, मतलब वो लोड हो गया। वो लोड एजेंट्स पे, ये 3 एजेंट में से किसी एक एजेंट पे लोड हुआ कि इन 2 सर्वर में से किसी एक सर्वर पे लोड हुआ? एजेंट्स पे, क्योंकि पॉड को डिप्लॉय करने की जवाबदारी किसकी होती है? वर्कर नोड की। काय की होती है? एजेंट्स की। अगर आपने एक चीज समझ ली कि भाई कंपनी के अंदर बॉस काम नहीं करता है, इंप्लॉइज काम करते हैं, इंप्लॉइज का काम है पॉड को रनिंग रखना। तो मेरी कंपनी के अंदर ये 3 इंप्लॉइज हैं और मैंने 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 सर्वर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई इस पॉड को डिप्लॉय कर दो। तो सर्वर के अंदर केयरफुली सुनना,
कि सर्वर के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसे हम शेड्यूलर बोलते हैं। कंपनी के अंदर जो बॉस होता है, बॉस के अंदर एक एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि शेड्यूल करने का काम करता है। शेड्यूल मतलब लोड करवाना, शेड्यूल मतलब तारीख या समय, कौन करेगा, कब करेगा, ये सारा कौन डिसाइड करता है? शेड्यूलर। तो मैंने कमांड चलाई kubectl रन, और वो nginx का पॉड मैंने डिप्लॉय करने की कमांड चला दी। ये कमांड होने के बाद ये कमांड, वो जो पॉड है वो उन उन वर्कर नोड में से किस पे लोड होगा वो कौन डिसाइड करेगा? शेड्यूलर। कंट्रोल प्लेन का एक कंपोनेंट होता है शेड्यूलर, जिसका काम ये होता है, जैसे कंपनी के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर आप देखो या किसी भी कंपनी के अंदर हो, तो एक तो अल्टीमेट बॉस होता है। क्या बॉस डायरेक्ट इंप्लॉइज से कम्युनिकेट करता है कि कंपनी के अंदर एक और छोटा लेवल होता है जो कि उस कंपनी का मैनेजर होता है, और मैनेजर काम असाइन करता है? मैनेजर काम असाइन करता है ना। क्या डायरेक्ट कंपनी रतन टाटा जी आके एक एक कंपनी में जाके एक एक एम्प्लॉइज को काम बांट रहे, या अडानी आके एक एक अडानी ग्रुप्स के एक एक एम्प्लॉइज को काम दे रहा है? नहीं होता है ना। तो एक टॉप बॉस होता है और उसके बाद एक मैनेजर होता है, और उस वो मैनेजर काम असाइन करता है। समझ में आ रहा है? तो कंट्रोल प्लेन क्या हो गया? बॉस हो गया। और ये शेड्यूलर उस कंपनी का मैनेजर है। तो कोई भी पॉड डिप्लॉय करने की जवाबदारी किसकी होगी भाई? शेड्यूलर की होगी। तो मैंने एक kubectl से कमांड हिट करी कि भाई एक nginx का पॉड डिप्लॉय करो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाएगी? शेड्यूलर को। शेड्यूलर देखेगा कि भाई मेरी कंपनी में तो 3 इंप्लॉइज हैं, 3 में से कौन फ्री बैठा हुआ है? मैनेजर का काम होता है ना कि फ्री नहीं बैठने देना। तो क्लस्टर के अंदर भी ऐसा ही है कि ऐसे वो नोड को चूज करेगा जो कि फ्री है, अभी जिसके पास लोड नहीं है काम का, वो उसको लोड दे देगा। वो जो पॉड है, वो पॉड को लोड करने की जवाबदारी किसकी होगी? शेड्यूलर की। तो शेड्यूलर इज एक्टिंग एज अ मैनेजर ऑफ द कंपनी। और ये शेड्यूलर क्या करेगा? बेसिकली शेड्यूल कर देगा कि भाई आप 3 हो, 3 में से फलाने के पास कुछ काम है, ये जैसे किसी एक डायग्राम में मैं आपको बता दूं, किसी एक डायग्राम में कुछ ऐसा होगा कि किसी के पास लोड कम होगा तो वो कर देगा। मान लीजिए इस डायग्राम में यहाँ पर एक कंटेनर लोड है, अभी हालांकि इसमें इन तीनों के अंदर 4-4 है। यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है कि 3 कर्मचारी हैं ऑफिस के अंदर, तीनों के पास बराबर लोड है। मगर मान के चलो कि यही इमेज है, 3 कर्मचारी हैं, एक के पास एक कंटेनर लोड है, दूसरे के पास 2 लोड है, और तीसरे के पास 3 लोड है, और एक और कंटेनर लोड होने को आएगा। तो भाई किसको काम देंगे? जिसके पास कम काम हो। भाई रियल कंपनी में भी तो ऐसे ही होता है, एक के पास भाई 3 काम पेंडिंग पड़े हुए, एक के पास 2 काम पेंडिंग पड़ा हुआ, और एक के पास एक ही काम पेंडिंग पड़ा हुआ। मेरे पास कुछ काम आ गया तो मैं किसको दूंगा? 3 वाले को दूंगा कि 2 वाले को दूंगा, कि जिसके पास कम काम पड़ा हुआ है उसको दूंगा? जिसके पास कम वर्कलोड होगा। सीधी सी बात है कि शेड्यूलर शेड्यूलर एक ऐसा प्रोग्राम है, शेड्यूलर कंट्रोल पैनल का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि डिसाइड करता है कि इनमें से किस वर्कर नोड को उस पॉड को लोड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। उसमें शेड्यूलर डिसाइड करता है कि ये वर्कर नोड के पास ज्यादा काम का लोड तो नहीं है, इसके पास ज्यादा कंटेनर लोडेड तो नहीं है, ये ओवरलोडेड तो नहीं है, इस पे ज्यादा काम का बर्डन तो नहीं है। तो ये सारे स्मार्ट डिसीजन ऑटोमेटिकली कौन ले लेता है? शेड्यूलर ले लेता है। अब यहाँ पर kubectl गेट नोट्स किया, kubectl गेट पोर्ट्स किया, क्या मेरा nginx का पोर्ट चल रहा है? चल रहा है। अब आपको बताना है, और ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये nginx का पोर्ट या तो एजेंट 0 में लोड हुआ होगा, या फिर एजेंट 1 में लोड हुआ होगा, या फिर एजेंट 2 में लोड हुआ होगा। आपको ये चीज भी समझ में आ गई कि ये nginx का पॉड लोड करने की जवाबदारी शेड्यूलर की थी। शेड्यूलर ने एजेंट 1 को दिया होगा, या 2 को दिया होगा, या 3 को दिया होगा। अब आपका ये टास्क है, आपको ये बताना है कि इन 3 में से कौन से नोड में वो पॉड लोड हुआ है। ये अब आप मुझे करके बताइए।